गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर पीएम मनमोहन सिंह को लिखा है खत। अपने खत में मोदी ने भोजन की गारंटी बिल को गरीबों की थाली से अन्न छीनने वाला बिल करार दिया है। मोदी ने पत्र में आरोप लगाया है कि गरीब परिवारों को अध्यादेश के जरिए खाद्य आरक्षित बना दिया गया है, जो खाद्य सुरक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। और मैंने भारत के प्रधानमंत्री को इंगित किया है कि फूड सिक्योरिटी के बिल के नाम पर आपकी सरकार किस प्रकार से गरीबों की थाली से रोटी छीन रही है। मोदी के मुताबिक फूड सिक्योरिटी बिल से राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय असमानताएं हो सकती हैं और ये संविधान की धारा 14 के खिलाफ है। हर राज्य अपने अपने क्राइटेरिया अलग बनाएगा तो मुझे लगता है, मैं संविधान का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप आर्टिकल 14 का भंग कर रहे हैं, जिसके कारण केंद्र का कानून राज्यों के बीच में भी भेद करने की प्रेरणा देता है और इसके कारण कितना बड़ा संकट पैदा होगा, इस पर आपने गौर से सोचा नहीं। भोजन की गारंटी मसले पर पीएम को लिखे खत में मोदी ने कहा है कि बिल पास होने से पहले इस मसले पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए ब्रिटेन से आई है एक बड़ी खबर। मोदी को ब्रिटेन आने का न्योता मिला है। भारत के समर्थक सांसदों ने उन्हें ये न्योता भेजा है। ब्रिटेन के भारत समर्थक सांसदों के ग्रुप के चेयरमैन बैरी गार्डियन ने पिछले सप्ताह नरेंद्र मोदी को इंग्लैंड आने का न्योता भेजा है। मोदी को हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉडर्न इंडिया के फ्यूचर पर बोलने के लिए न्योता दिया गया है। लेबर पार्टी के सांसदों के मुताबिक ये न्योता लेबर पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और मोदी के बीच कई सालों के जुड़ाव का नतीजा है। आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे की बुनियाद पर 10 साल वीजा नहीं दिया, तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को अब कोई इनके यहाँ कोई वैल्यू न रह गई हो, वो समझते हो कि अब ह्यूमन राइट कोई ऐसी चीज ही नहीं है, तो उनको वीजा दे दिया होगा। मैं समझता हूँ मोदी जी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। ब्रिटेन के मोदी समर्थक सांसदों के मुताबिक ब्रिटेन के लोग मोदी से मिलना और उन्हें सुनना चाहते हैं। इन सांसदों के मुताबिक मोदी अब भारत देश के ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें अब खारिज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के बयान बहादुर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर फेंका है बीजेपी पर ट्वीट बम। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में दंगे करवा रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि उन्हें पहली आशंका जता दी थी कि भारतीय जनता पार्टी गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बना सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार से गठबंधन टूटने के बाद पिछले 2 महीने में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की 6 घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में दंगे हुए। दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा ही सांप्रदायिकता की बुनियाद पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी करार दे रहे हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह बीजेपी और आरएसएस पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट बम से घायल बीजेपी ने किया है पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट बम से बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी समेत पूरे एनडीए ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस के राज में ही सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दंगे, सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो कांग्रेस की हुकूमत में ही सर्वाधिक दंगे थे। दिग्विजय सिंह जी को किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है, ये पूरा विश्व जानता है। हालांकि जेडीयू और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। एनडीए से हम लोगों के अलग होने के बाद बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं वो नेचुरल नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी उस मामले को एक सांप्रदायिकता का रंग देना चाहती है और मुझे लगता है कि वो हर काम चुनाव के चश्मे से देखना चाहते हैं। कांग्रेस और जेडीयू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का समर्थन किया है और दंगों के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू के किश्तवाड़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा की गूंज संसद में आज भी सुनाई पड़ी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में कहा, किश्तवाड़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा एक प्री प्लान साजिश थी।
लोकसभा में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए। आदित्यनाथ ने दावे के साथ कहा कि किश्तवाड़ में हुई हिंसा को उमर सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। दंगाई एक समुदाय को जहां निशाना बना रहे थे, वहीं पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किश्तवाड़ में हिंसा राज्य के गृह मंत्री की मौजूदगी में हुई, जिसकी जांच होनी चाहिए। न केवल भारत विरोधी नारे लगाए गए, अब तो भारत विरोधी तत्वों के पोस्टर लहराए गए। वहाँ के गृह राज्य मंत्री किश्तवाड़ में मौजूद रहते हैं, वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ के एसपी और पुलिस बल मौन बना रहता है। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से किश्तवाड़ की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सांसदों का एक दल भेजने की मांग भी की। जम्मू रीजन में तनाव, बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन और अब पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में मिलिटेंट कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ जम्मू में कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है, 8 जिले जो है लगातार कर्फ्यू के अंदर है, वही कश्मीर घाटी में सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान हैं वो नजर आ रहे हैं। अलर्टनेस काफी ज्यादा है, जगह जगह पर नाके लगा दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो है यहाँ सरकार की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरह से जम्मू रीजन में जो हालात बने हुए हैं वहां पे उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू रीजन में तनाव के साथ दूसरा हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर वायलेशन बनी हुई है। बॉर्डर पर युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है। केवल पिछले 72 घंटों की बात करें तो 8वीं बार आज सुबह जो है सीज फायर वायलेशन हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ये वायलेशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी कोशिश है कि युद्ध विराम उल्लंघन के बीच ही, फायरिंग के बीच ही बॉर्डर से मिलिटेंटों को घुसपैठ कराया जाए, जो कि 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे कोई बड़ी वारदात या कोई बड़ा हमला अंजाम देने की फिराक में है। इसके चलते यहाँ सरकार के लिए चुनौतियां काफी सामने है। बिहार के नवादा शहर में हिंसा के तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। नवादा शहर में तीसरे दिन कर्फ्यू लगाकर पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 2500 अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा सीआरपीएफ की 2 कंपनियां भेजी गई हैं। नालंदा, गया समेत 8 जिलों के पुलिस बल से अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां पहले से ही वहां मौजूद हैं। एडीजी खुद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रविवार देर रात पार नवादा के गया रोड में एक व्यक्ति के घर बम फेंका गया। सोमवार सुबह 2 बम मिले। तब तक माहौल शांत था। अचानक अंसार नगर में उपद्रवी सड़क पर उतर आए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद हालात काबू से बाहर हो गए। प्रशासन का कहना है कि जब तक शहर की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नवादा में सड़कों पर पुलिस और प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान गश्ती लगा रहे हैं। देश में वीवीआईपी के लिए 3700 करोड़ में 12 अगस्त वेस्टर्न हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर सीएजी ने पेश की संसद में अपनी रिपोर्ट। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर दी गई सौदे को मंजूरी। संसद में आज पेश कैग की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय को सौदे के मामले में कई अनियमितताओं के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है। साथ ही रक्षा खरीद नीति के अनेक प्रावधानों से भटकने के लिए मंत्रालय की जमकर खिंचाई की गई है। दिलचस्प ये है कि इस समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शशिकांत शर्मा ही हैं, जो सौदे की शुरुआत होने से लेकर इसे अंतिम रूप दिए जाने तक रक्षा मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। संसद में आज पेश 23 अप्रैल की रिपोर्ट में राय के ही हस्ताक्षर है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में हेलीकॉप्टर सौदे और फिर कोयला घोटाले के कारण सत्र संसद नहीं चल पाई और ये रिपोर्ट भी नहीं पेश हो सकी थी। ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर डील पर जिस सीएजी की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया, उस रिपोर्ट पर पूर्व सीएजी विनोद राय के हस्ताक्षर हैं। ये वही विनोद राय हैं जिन्होंने 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाले का पर्दाफाश कर यूपीए सरकार के नाक में दम किया हुआ था। चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी। चारा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव ने रांची के सीबीआई कोर्ट के जज को बदलने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई कर रहे निचली अदालत के जज के जल्द फैसला सुनाने को कहा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने समय सीमा तय करते हुए सुनवाई को पूरा करने के लिए सीबीआई को 5 दिन का समय दिया और आरोपी पक्ष को मामले में अपनी अंतिम दलील पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अब सबकी निगाहें निचली अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी होंगी, जहां लालू यादव के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।
लोकसभा में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी पर गुस्सा जाहिर करना संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को महंगा पड़ गया। बीजेपी के कड़े तेवर के बाद कमलनाथ ने अपने शब्द वापस ले लिए। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की शिकायत की। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कमलनाथ ने उनके साथ बदतमीजी की है। जोशी के मुताबिक आज से पहले उनके साथ संसद में किसी ने इस तरह से बदतमीजी नहीं की। तक इतने 40 सालों में मेरे से किसी मिनिस्टर ने ऐसे बात नहीं की। ये क्या तरीका है? बहुत ज्यादा इनका दिमाग खराब है। विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने अपने शब्द वापस लेने में भलाई समझी। देखिए डॉक्टर जोशी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। और हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, अगर उनको मेरे गुस्से से कोई ठेस पहुँचा हुए मैं ये वापस लेता हूँ, इसमें मुझे कुछ बात नहीं है। इस प्रकरण पर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी सदन में कमलनाथ को नसीहत दे डाली। मैं कहना चाहती हूँ संसदीय कार्य मंत्री को, ये सदन चल सकता है बशर्ते आप विनम्रता से चलाना चाहें। एक काम सीख लो, सारे गुण होंगे आप में, विनम्रता का आप में अभाव है। आप विनम्र हो जाओ तो ये सदन चल जाए। और इसमें बहुत बड़ा कहती हूँ, सदन को ना चलाने में बहुत बड़ी भूमिका संसदीय कार्य मंत्री के तरीके की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि लोकसभा न चलने के पीछे सबसे बड़ी वजह कमलनाथ में विनम्रता का अभाव है। लोग सदन को चलाना चाहते हैं और विपक्ष सरकार से सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में नॉन गजेटेड अधिकारी आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य के करीब 4.25 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होकर यूपीए सरकार से अपना फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ राज्य भर के करीब 1.25 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते राज्य सचिवालय सहित सीमांध्र के 13 जिलों में सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप हो गया है। वहीं आरटीसी कर्मचारियों के भी हड़ताल पर जाने के कारण इन जिलों की सड़कों से बसें नदारद हैं। हैदराबाद में राज्य सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को जहां डर है कि अलग राज्य बनाने के बाद उन्हें यहां से बाहर भेज दिया जाएगा, वहीं सीमांध्र के दूसरे जिलों के कर्मचारियों को डर है कि न केवल उनकी नौकरियां जाएंगी बल्कि हैदराबाद जैसे शहर के तेलंगाना में शामिल होने के बाद उनका निवेश यहाँ बेकार हो जाएगा। यही कारण है कि बंटवारे के खिलाफ ये लोग सड़कों पर आ गए हैं। बंटवारे के फैसले के ऐलान के साथ ही पिछले 13 दिनों से सीमांध्र के जिलों में स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद हैं। अभी हम अंदर बैठ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्राइक में जाते तो यहाँ सीमांध्र के वाले के कोई मंत्री है ना, मंत्री सेक्रेटरी सचिवालय को आके वो कार्यकलाप नहीं करना चाहिए। यूपीए सरकार के अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के ऐलान के बाद से ही सीमांध्र के 13 जिलों में स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में इन सभी सरकारी अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद जाहिर है कि आम लोगों को तो परेशानी होगी ही, साथ ही कई सरकारी योजनाएं भी अधर में लटकती नजर आएंगी। दिल्ली समेत पूरे देश में सब्जियों के बड़े दाम ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज की कीमतें 80 रुपए के पार पहुंचने वाली हैं। किलो में खरीदे जाने वाले प्याज को लोग इन दिनों पाव के हिसाब से खरीद रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में प्याज की कीमत 100 रुपए के पार जा सकती है। बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश और बाढ़ ने प्याज की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आने वाले समय में प्याज की किल्लत को देखते हुए मुनाफाखोरों ने प्याज की जमाखोरी शुरू कर दी है। लिहाजा बाजार में प्याज की आवक कम हो गई और प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों पर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यूपी के कानपुर में कुछ लोग आज बैंक में प्याज की फिक्स डिपॉजिट करने पहुंचे। सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए कानपुर में बीजेपी के विधायक आज अपने कुछ समर्थकों के साथ प्याज लेकर बैंक पहुंचे। प्याज 70 रुपए किलो है, टमाटर 40 रुपए किलो है, उससे नीचे कोई सब्जी नहीं है। टिंडा 80 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो है। दिल्ली में तो रहना ही मुश्किल हो गया है। हमने सब शौक खत्म कर लिए, लेकिन हमें प्याज, आलू, प्याज, टमाटर के लिए भी इतना बुरा दिन देखने पड़ेंगे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सरकार को चाहिए इसके रेट कम करें। प्याज ने 1999 में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया था। एक बार फिर हालात 1999 जैसे ही बनने लगे हैं। देखना होगा दिल्ली की कांग्रेस सरकार प्याज से कैसे निपटती है। यूपी के अखिलेश सरकार के मंत्री बेलगाम हो गए हैं। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के दौरान यूपी के शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल ने सारी मर्यादा लांघ दी।
मंच से मर्यादित भाषा में भाषण दे रहे ये अखिलेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। नाम है विजय बहादुर पाल। यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने औरैया पहुंचे थे। मंच पर पहुंचकर मंत्री जी ने जैसे ही माइक थामा वो बहक गए। सड़क छाप गुंडों की तरह अखिलेश के मंत्री ने 3000 बच्चों के बीच मंच से भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान ऐसी भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। अगर तुम नहीं जानती हो what to say and how to say, तो तुम्हारी जिंदगी उत्तम प्रदेश की बेटी जैसी नहीं होगी, अधमरी गिलहरी जैसी होगी। आधी आंखें खोले, आधी मुंह पर पिया जैसी। और वे जो कमरों में बैठे हैं, वे जीते जागते जवान नहीं होंगे, आधे जिंदा आधे मरे जवान होंगे। इसलिए सीखो what to say and how to say। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव की तमाम चेतावनियों के बावजूद यूपी के मंत्री सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मंत्री अपने मन के मालिक हो गए हैं? अब आपको सोना खरीदना महंगा पड़ने वाला है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से सोने की खरीद पर 10 ग्राम के लिए 600 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। सरकार ने सोना समेत चांदी की भी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 10% कर दिया है। आयात शुल्क में बढ़ोतरी के साथ ही सोने की कीमत 600 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गई है। इस इजाफे के साथ सोना अब 29,860 रुपए पर पहुंच गया है। सरकार ने सोने और चांदी का आयात को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। सरकार का मकसद है कि सोने और चांदी का आयात को कम करके करंट अकाउंट घाटे को कंट्रोल किया जाए। इस बढ़ोतरी से सरकार को 4,830 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी में पिछले 8 महीनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। त्योहारों के पहले इस इजाफे से सरकार को अच्छा फायदा होने की उम्मीद है।